बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट्स उसको डिस्कस करना है। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या डिस्कस करना है और ये कार्बोहाइड्रेट्स हम किस चीज़ को कहते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ गेनिंग क्या है, इनका लाइफ में रोल क्या है, इनका जो है यूज़ क्या है, उसके साथ हम इनकी क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। तो देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। तो बच्चे, हम कार्बोहाइड्रेट्स को जब कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सैकराइड्स। इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है। अब ये सैकराइड्स क्या है? ये ग्रीक वर्ड सैकरन से निकला है। ये कौन सा है? हमारे पास एक ग्रीक वर्ड, यूनानी एक लफ्ज़ है, जो कौन सा लफ्ज़ है? सैकरॉन। अब ये सैकरॉन क्या है जिससे हम इसको सैकराइड्स कहते हैं और सैकराइड्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? ये सैकरॉन का मतलब है हमारे पास क्या है? शुगर। तो इससे हमें समझ आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर मालिकूल्स। ये वो मालिकूल हैं जो शुगर के मालिकूल हैं, हमारी बॉडी में पाए जा रहे, जिस तरह ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, माल्टोज है, सेलुलोज है, ये सारे जो हैं शुगर के मालिकूल। अब हम कहते हैं कि ये जो शुगर है इसको कहा जाता है सैकराइड्स। और सैकराइड्स किन को कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का एक दूसरा नाम है जिसको सैकराइड्स कहा जाता है। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि ये सैकराइड्स, ग्लूकोज को, इनको कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है। ये सैकराइड्स ग्रीक वर्ड सैकरन से निकला है, जिसका मतलब क्या है? ये शुगर मालिकूल है। दे आर अबंडेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। फिर हम ये कहते हैं कि इनकी प्रेजेंस कहाँ पे है? प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल लाइफ है, चाहे वो प्लांट लाइफ है, बैक्टीरियल लाइफ है, कोई भी है, वायरस बैक्टीरिया कुछ भी है, सभी में ये प्रेजेंट हैं। ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं। हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म ये हर एक सेल में प्रेजेंट हैं। ऑल सेल्स, ठीक है, ऑल सेल्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ये सारे के सारे जितने भी सेल्स हैं कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। हर एक सेल में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, या इसकी किसी भी फॉर्म में सेल्स के अंदर ये पाए जा रहे हैं। तो ये फिर सेल का क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मच सोर्स ऑफ एनर्जी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या है? रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमें एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हर एक ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, बल्कि हर एक सेल में पाए जा रहे हैं, और ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन को और मज़ीद बढ़ाते हैं। तो हम ये बात कहते हैं कि देखें, ये हमारे पास क्या है? सैकराइड्स है जो सैकरन से निकले हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं कि ये क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन। किस पे मुश्तमिल हैं? हाइड्रेटेड कार्बन पे मुश्तमिल हैं। अभी हाइड्रेटेड कार्बन क्या है कि इसमें हमारे पास क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम कहते हैं कि इसकी अगर कंपोजिशन की बात की जाए, ये हम यहाँ पे अगर हेडिंग देना चाहें कंपोजिशन की, तो इसकी कंपोजिशन के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन है, और इसमें क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये इनके स्ट्रक्चरल यूनिट हैं जिनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट जो है वो बना हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ये जो रेशो है, यहाँ पे हम इसकी रेशो ऐसे कहते हैं कि जो हाइड्रोजन और वाटर की रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो एज सेम एज वाटर रेशो। हम हाइड्रेटेड कार्बन की बात करें या कार्बोहाइड्रेट में ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है ये सेम एज वाटर रेशो। ये सेम कैसे होती है? जो वाटर में तनासब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो ही इसमें है। देखते हैं यहाँ पे, अगर हम वाटर को देखें H2O, तो यहाँ पे क्या है? H2O, यानी कि 2:1 वाटर की रेशो यहाँ पे बन रही है।
तो इसी तरह अगर हम इसको ग्लूकोज को देखें तो हमारे पास क्या है C6H12O6, तो यहाँ पे क्या है 6 × 12 × 6। अगर हम इसको सिंपल करें, ठीक है, तो ये बनेगा 1 to 1। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी 2 × 1 जो है रेशो आ रही है। ये किसकी रेशो है? ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है। जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मालिक्यूल है, यही रेशो हमारे पास क्या है वाटर में है। यहाँ पे 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 1 मालिक्यूल किसका है? ऑक्सीजन का है। तो ये हम कहते हैं कि इसकी जो ऑक्सीजन की कार्बोहाइड्रेट जो है, हाइड्रेटेड कार्बन जो है, इनमें जो रेशो है सेम एज वाटर रेशो। हम ये वाली रेशो कह रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है, बिल्कुल ऐसे है जैसे वाटर के मालिक्यूल की रेशो है। जिस तरह हमने वाटर के मालिक्यूल को देखा 2 × 1 है, इसी तरह यहाँ पे देखें 2 × 1 है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे ये है कि हम ये बात कहते हैं कि इसमें रेशो कौन सी है? रेशो सेम एज वाटर रेशो। रेशो कैसी है बच्चे? जैसे वाटर के मालिक्यूल की रेशो है किसकी? हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, ये सेम रेशो एज वाटर। फिर हम कहते हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है, हमारे पास ये जो है C6H12O6, तो हम कहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो है ये यहाँ पे सेम होगी। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी? सेम होगी कि जितनी ऑक्सीजन होगी उतना ही हमारे पास कार्बन होगा। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट की या ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। एक तो इसमें ये है कि वाटर की और ऑक्सीजन इसकी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो सेम एज वाटर। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की, अब हम बात कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन की। इन दोनों की रेशो बिल्कुल सेम होगी इसमें। ठीक है, कि जितने मालिक्यूल हमारे पास क्या होंगे? ऑक्सीजन के होंगे, उतने ही मालिक्यूल हमारे पास किसके होंगे? हमारे पास इसके कार्बन के होंगे। तो इसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास कैसे हो रहा है। हम यहाँ पे देखें C6H12, अब हमारे पास कार्बन कितने यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन का जो रेशो है वो सेम होगा। अगर हमारे पास ऑक्सीजन 10 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 10 होने चाहिए। यहाँ पे कार्बन 2 हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 ही होने चाहिए। अब अगर हमारे पास इनमें से कोई एक कंपाउंड हो तो हम पूरे ग्लूकोज का पता लगा सकते हैं, पूरे शुगर मालिक्यूल का। अगर हम कहें कि हमारे पास शुगर के, ये ऑक्सीजन के हमारे पास 10 मालिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल हम एज एग्जांपल एक लेते हैं कि हमारे पास अगर हम कहें कि ऑक्सीजन के जो मालिक्यूल हैं वो 10 हैं, तो इससे ग्लूकोज का फार्मूला निकाला जा सकता है। तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे? क्योंकि हम ये बात कहते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो कैसे है? जैसे वाटर में पाया जा रहा है, यानी कि 2 × 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर 10 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। और हमें दूसरी बात ये भी पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों की रेशो क्या है? सेम है। तो जितने हमारे पास ऑक्सीजन है हम कहेंगे उतने ही हमारे पास क्या है? कार्बन भी होने चाहिए। और हम दूसरी बात जो वाटर के रेशो से हमने देखी कि हमारे पास जितने ऑक्सीजन है उसका डबल हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन के मालिक्यूल होंगे। जिस तरह हमारे पास 2 × 1 रेशो है कि ऑक्सीजन का 1 मालिक्यूल तो उसके 2 मालिक्यूल। तो यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 20 मालिक्यूल होंगे। तो हम इसे C10H20O10 इसे कर सकते हैं। हमारी जो जिस तरह की ये एग्जाम्पल है, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन के मालिक्यूल का हमें पता हो तो हम पूरे फार्मूले का पता लगा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन है तो हम कहते हैं कि जितने ऑक्सीजन हैं उतने ही कार्बन होंगे और ऑक्सीजन का डबल क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो सिंगल है 2 × 1, हाइड्रोजन डबल है तो इसकी हाफ तादाद इसमें होगी ऑक्सीजन में।
इससे हम ऑक्सीजन का पता लगा सकते हैं, और ऑक्सीजन है तो हम कह सकते हैं कि कार्बन एज सेम इन ऑक्सीजन। तो इस फार्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास इनमें से कोई एक चीज भी हो तो हम पूरा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो ड्रा कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पाए कहाँ पे जा रहे हैं, तो इनकी प्रेजेंस जो है हम कहते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंस है इसकी। फिर हम बच्चे ये बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स में ये पाए जा रहे हैं और इनका सोर्स क्या है। हम कहते हैं इनका जो सोर्स है, हम इनके सोर्स की बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑल प्लांट्स, ऑल लीव्स, ठीक है, फ्रूट्स हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास ये शुगर केन है, या जो शुगर के जितने भी सोर्स हैं, या मिल्क जो है हमारे पास, इन सब से हम इनको हासिल कर सकते हैं। ये इसका सोर्स है जहाँ से इनको अटेन किया जा सकता है। फिर हम कहते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ग्लूकोज, के जितने तादाद में ग्लूकोज है हमारे पास, जितने नंबर ऑफ ग्लूकोज इसमें ऐड होते जाएंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, उससे के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन है। हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन को बेस बनाते हुए हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोनोसैकाराइड्स। हमारे पास क्या है बच्चे, मोनोसैकाराइड्स हैं। फिर हमारे पास ओलिगोसैकाराइड्स हैं, दूसरी इसकी ओलिगोसैकाराइड्स हैं, और तीसरी हमारे पास क्या है बच्चे, पॉलीसैकाराइड्स। हम ये बात करते हैं कि देखें हमारे पास मोनोसैकाराइड्स, ओलिगोसैकाराइड्स और पॉलीसैकाराइड्स हैं। जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की कि ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से डिराइव होते हैं, सैकराइड्स हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है सैकरन, जिसका मतलब है शुगर। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। फिर हम इनकी देखते हैं कि कहाँ पे पाए जा रहे हैं, तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं और हर एक सेल में पाए जा रहे हैं, अपना स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक बात हमने यहाँ पे रह गई कि हम ये बात करते हैं कि देखें सेल में पाए जा रहे हैं, ये वाले जब सेल में पाए जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज, अगर ये इनके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज मिले प्रोटीन से तो ये बनाएगा बच्चे क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ग्लूकोज मिलता है लाइपिड से तो ये बच्चे बनाएगा ग्लाइकोलाइपिड। ये क्या बना देगा, ग्लाइकोलाइपिड्स। तो ये इसके स्ट्रक्चरल यूनिट हैं जो कि सेल के अंदर प्रोटीन और लिपिड से मिलकर ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरा फिर हमने इसकी रेशो को देखा कि इसकी जो रेशो है वो एज सेम वाटर, जिस तरह हम कहते हैं कि वाटर में H2O की रेशो है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो हम इसी तरह इसमें कहते हैं कि इसकी 2:1 रेशो है। जिस तरह ये देखें हाइड्रोजन 12 थे, ऑक्सीजन 6 थे, हमने इनको सिंपल किया 2:1 की रेशो आ गई। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक तो बात ये थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो सेम एज वाटर होती है। दूसरी बात इसमें यह है कि जितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल कार्बन के होंगे। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों की तादाद भी अमाउंट भी सेम रहती है। तो हम इससे फिर इसका फार्मूला डराइव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास देखें, हमने एग्जांपल के तौर पे लिया कि ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल हैं तो ऑक्सीजन का डबल क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 20 मॉलिक्यूल होंगे और जितने ऑक्सीजन उतने ही कार्बन होने चाहिए। तो C10H20 और O10 हमारे पास इसका फार्मूला जो है वो डिराइव होता है। इसके अलावा हमने देखा कि इसकी अगर क्लासीफाई इसको किया जाए, मोनोसैकराइड्स हैं, पॉलीसैकराइड्स हैं, ओलिगोसैकराइड्स हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ग्लूकोज अगर ये हमारे सेल में प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चरल वो बना रहे हैं, यूनिट बना रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम कहते हैं ग्लूकोज अगर प्रोटीन के साथ मिला तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, ग्लूकोज अगर लिपिड के साथ मिला है तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। ये हमारा बच्चों इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा हमने इनके सोर्स की बात की कि हमें मिल्क से मिल रहे हैं, शुगर केन से मिल रहे हैं, लीव से मिल रहे हैं, वेजिटेबल प्लांट से मिल रहे हैं।
तो ये हमारे पास इनका सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स है जहाँ से हमें मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।